चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से देखा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। बताया गया है कि प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए सभी पदार्थ वस्तुएं जो मनुष्य जीवन, ठीक है, मनुष्य जीवन इसको अधिक कर लेता हूँ मैं। चलिए, वस्तुएं मनुष्य जीवन, ठीक है, ये अब क्या है, वस्तुएं मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति तथा सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयोग होते हैं और उन्हें संसाधन कहा जाता है। प्राकृतिक द्वारा प्रदान किए गए संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन संसाधनों का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है, इन साधनों का क्या है, बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य भी एक संसाधन रूप में है। मनुष्य का शरीर स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि इससे जीवन में विभिन्न कार्य किए जाते हैं। मनुष्य सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में माना जाता है। मानव की बड़ी संपत्ति जो है वाली वस्तुएं जो क्या है, मानव स्वयं एक संसाधन है और अनेक तरह के संसाधनों का क्या करता है, बनावट करता है। मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ संसाधनों कहलाते हैं। मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने तथा अपने आर्थिक विकास के लिए जिन वस्तुओं को उपयोग करता है उनका निर्माण कुछ मूलभूत पदार्थों से होता है। इन मूलभूत पदार्थों के ही संसाधन कहा जाता है। संसाधन दो वर्ग हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। और आगे आते हैं हम लोग मानव, तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, भूमि, जलवायु, पशु तथा खनिज पदार्थ इत्यादि प्राकृतिक संसाधन हैं। साथ ही मनुष्य स्वयं अपनी कार्य क्षमता, कुशलता तथा तकनीक, जानकारी इत्यादि के कारण संसाधन है, ठीक है। मनुष्य की जो कुशलता होती है, जो क्षमता और योग्यता होती है करने के काम करने का, जीव मंडल में मौजूद और इससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, ठीक है, पक्षी तथा मछलियां इत्यादि जैविक संसाधन है। वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टानों, पर्वत, नदियां तथा मिट्टी इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश जो है, वातावरण में सूर्य का एनवायरमेंट, सूर्य का प्रकाश, वायु, तालाब, झील, नदियां, समुद्र, पेड़ पौधे तथा मछलियां इत्यादि सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन आपको बताया गया है, जो हमारे रोज क्या होता है, ऊर्जा संचित होता है। ऐसे संसाधन जिनका संचित भंडार सीमित है तथा इन्हें अल्पकाल में कृतक के रूप में पुनः बनाना असंभव है, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय संसाधन, जो इसको बनाने में बहुत ही समय लगता है। कृषि भूमि, मकान, ये सब क्या है, मोटर कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल इत्यादि सब क्या है, निजी संसाधन है। ये सब क्या है, हमारा निजी संसाधन है। निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग समुदाय, गांव तथा नगर के सभी लोग के लिए उपलब्ध रहता है, जैसे चारगाह, खेल का मैदान, विद्यालय, ये सभी स्थल क्या होते हैं, निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। चलिए, अब आगे आते हैं हम लोग। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग किया जा सके, भले उचित तकनीक अर्थाभाव या अन्य किसी कारण से उनका उपयोग नहीं होता है, वो संभावित संसाधन कहलाते हैं। संभावना मतलब होने की संभावना, ठीक है। जिन संसाधनों का ढूंढकर उनका उपयोग किया जाता है उन्हें ज्ञात संसाधन कहते हैं। जिन संसाधनों का भंडार पृथ्वी के अंदर रहता है, जिन्हें आधुनिक तकनीक के आधार पर खोद कर निकाला जाता है, उन्हें भंडारी संसाधन कहते हैं। कुछ संसाधन जिनके उपयोग करने की तकनीक ज्ञात हो परंतु सस्ती तकनीक के अभाव अथवा अन्य कारणों से उनका उपयोग वर्तमान में न होता है, तो उसे भविष्य में क्या उपयोग करने की संभव होता है, उसे संचित संसाधन कहा जाता है, कि मतलब उसको रखा जाता है, संजोग कर अपनी भाषा में बोले तो। संसाधन का महत्व सभी तक जब तक इसका कोई समुचित व्यापक रूप से उपयोग, ठीक है, संभव होता है, उसे क्या कहते हैं, संभावित संसाधन। संसाधनों का उपयोग के लिए सिलसिले में समय समय पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के चलते विश्व में संसाधन का समुचित उपयोग करने की नई जागृति उत्पन्न हुई है। संसाधन सीमित है और उनका वितरण असमान है, अतः उनके समुचित उपयोग के लिए नियोजन एक तकनीक, बुद्धि, विवेक और काम है। संसाधनों के नियोजन की 3 अवस्थाएं हैं, जो प्रारंभिक तैयारी, मूल्यांकन और आंतरिक उपयोग से
लाने की क्या है, योजना है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य प्राकृतिक संसाधन की सृष्टि से नहीं कर सकता, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उनका उपयोग नियोजित रूप में होना चाहिए, जिससे भविष्य में सतत उपयोग के लिए क्या उसका आवश्यकता मिलता रहे। संसाधनों का उपयोग इस तरह होना चाहिए कि पूरे क्षेत्र में संशोधित विकास हो सके। संसाधनों का संरक्षण अर्थ संसाधनों का अधिक से अधिक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक उपयोग करना है। भारत के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन समुचित रूप से करना चाहिए, तभी देश का आर्थिक विकास हो सकता है। संसाधनों का विकास योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग करने से उनसे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है। प्राकृतिक वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करके लिए योजना की आवश्यकता हो सकता है। संसाधनों का मूल्यांकन, उपयोग और संरक्षण योजनाबद्ध तरीके से करना आवश्यक है। स्वतंत्र को बिना प्रभावित किए गए वर्तमान में पीड़ित अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। भारत और विशेष रूप से बिहार में सतत पोषणीय विकास और अवधारणा को अवश्य अपनाना चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था का समुचित विकास हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको मैं क्वेश्चन से कराऊंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले बात यहाँ है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आपको मैं बताया कि संसाधन बहुत नवीकरणीय, अनवीकरणीय, उपयोग के आधार पर, जैव के आधार, ठीक है, ये सभी क्या है, सभी संसाधन है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक क्रिया से होती है और जैविक से होता है। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, ये सब क्या है, मानव द्वारा जो भी चीज बनाया जाता है उसको मानव संसाधन कहते हैं। संभावित संसाधन क्या आप क्या समझते हो, वही संभावित संसाधन मतलब उसका उपयोग नहीं हुआ, मतलब सीमित है। ठीक है, किसी प्रदेश में विद्यमान संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया उसको क्या कर सकते हैं, संभावित संसाधन कर सकते हैं। जैव संसाधन क्या है, वे सभी संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। ठीक है, जीव मंडल से होती है, जिनमें जीवन व्याप्त है, उसको जैव संसाधन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है अजैव। अजैव संसाधन क्या है, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उसको अजैव संसाधन है। ठीक है, समव्यता के आधार पर जो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, कानूनी रूप से देश के भीतर सभी चीज उपलब्ध जो होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी खासकर व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, अपने क्षेत्र में, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। चलिए आगे आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। संसाधन को परिभाषित कीजिए, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, संसाधन को सामान्यतः तौर से मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, ये सभी क्या है, प्रकाश इत्यादि। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को संसाधन माना गया है, जैसे गाय, कवि, चित्रकार आदि सेवा। वस्तु संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है, परिचित, भौगोलिक, ठीक है, जीवन के अनुसार ये सभी संसाधन नहीं बन सकते हैं। क्वेश्चन है, संभावित और संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, मतलब अंतर दोनों में बताना है। संभावित संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विशेष मौजूद होते हैं, जिससे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज अधिक गहराई तक हो गया है, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, दुर्गम, यानी संचित है। मतलब संचित कोश संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार है कि अंश जिसमें उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, जिसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत रूप से उपयोग किया जाएगा। ठीक है, उसको संभावित संसाधन कहते हैं। चलिए अब आते हैं प्यारे बच्चों आगे, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। इसका उपयोग क्या है, आधारशिला क्या है, कैसे उपयोग उसका उपयोग किया जाता है। सभ्यता व संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। पहले भी संसाधन देख लो, सिंधु घाटी के समय, उस समय क्या था, मोहनजोदड़ो के समय। किंतु संसाधनों का विवेकपूर्ण क्या है, अतिरिक्त उपयोग विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण समस्याओं का जन्म देता है। इस समस्याओं को समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकताएं होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका क्या है, स्पष्ट कीजिए। संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनेक प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं जब तक संसाधन का रूप नहीं लेती है तब तक कोई विशेष तकनीक का निर्माण नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे नदियां बहते हैं, जल से पवन बिजली उत्पन्न करना, बहती हुई वायु पवन ऊर्जा उत्पन्न करना, तो ये सब क्या है, हमारा एक उपयोगी संसाधन जो इस सभी तकनीकी संसाधन बनेगा। चलिए आगे आते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है, रियो एजेंडा 21 सतत पोषणीय विकास के बीच का क्या संबंध है। भावी पीढ़ियों के पोषण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में पर्यावरण के क्षति पहुंचाए बिना विकास करना सतत पोषणीय विकास है। जून 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में, ठीक है, पहला पृथ्वी सम्मेलन यही हुआ था। ठीक है, राष्ट्र के पर्यावरण विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा जिस पोषण पत्र को स्वीकार किया गया है उसे एजेंडा 21 कहा गया। एजेंडा 21 की कार्य सूची है जिसका हम लोग, ठीक है, उद्देश्य सामान्य तो पारस्परिक से इसका पर्यावरण निपटना, मतलब पोषणीय आधार पर उसका विकास के क्या होता है, विकास पे बल देता है, उसी का नाम रखा गया एजेंडा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन अंतर क्या करेगी। तो आपको पता है कि नवीकरणीय संसाधन ऐसा है जो प्रतिदिन, जैसे सूर्य प्रकाश और पानी है, सभी हमारे क्या स्वतः उपलब्ध होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर पर रोजमर्रा का। ठीक है, और अनवीकरणीय संसाधन क्या है कि ये जो एक बार बन गया वो प्राप्त हो गया और उसको बनने में बहुत अधिक समय लगेगा, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसको पता ही आपको। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं। वैसे नवीकरणीय संसाधन जो प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक प्रकृति से द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें सतत उपलब्ध संसाधन कहा जाता है। जैसे पानी, जीव जंतु, वन्य इत्यादि सब क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है, किस परिस्थिति में निजी या सामुदायिक संसाधन राष्ट्रीय संसाधन बन जाते हैं, उल्लेख करें। वैधानिक रूप से किसी भी राज्य अथवा देश की सीमा के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। प्राचीन काल में राजाओं को राज्य संपत्ति स्वामी माना जाता था। वर्तमान समय में यह अधिकार सरकार के पास है। आवश्यकता पड़ने पर सड़क या रेल लाइन बिछाने का, रोड रखाने का, ठीक है, ये सभी किसका है, सरकार का है। ऐसे परिस्थितियों में यानी राष्ट्रीय महत्व निर्माण कार्य का विकासात्मक कार्य के लिए सरकार द्वारा जब तक निजी अथवा जो है सामुदायिक संसाधन का अधिकार किया जाता है, जब तक वो राष्ट्रीय संसाधन बन जाता है। इसी तरह सागर तट से 19.2 किलोमीटर दूर तक भाग में भी राष्ट्रीय जो भी संसाधन इसके नजदीक में आएगा वो सभी क्या का राष्ट्रीय संसाधन के समक्ष में कहलाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। चलिए, संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं, ये कथन व्याख्या करें। संसाधन में अनेक प्रकार के पदार्थ बिखरे पड़े हैं, उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो संसाधन बन जाते हैं। मनुष्य उन्हें पता लगाते हैं कि अपनी बुद्धि, विवेक, क्षमता, तकनीक, क्षमता के आधार पर उस संसाधनों को क्या कहता है, उपयोग किया जाता है, योजना बनाता है। उसके बाद मनुष्य आर्थिक विकास के लिए उसे क्या कहते हैं, अति आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, अपने प्रयोग में लाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मत्स्य पालन एवं जलीय यातायात के रूप में और अनेक आर्थिक कार्यों ने किया जा सके। संख्या में जान माल क्षति पहुंचाने वाले नदी पर योजना बनाकर, बांध बनाकर नहरों निकाली गई है। सिंचाई का काम लिया गया विद्युत उत्पादन के लिए, जिससे सिंचाई और उपयोग में विकास के मदद मिलने पर वही पैदावार प्राकृतिक संसाधन बन गई है, खुशहाली का कारण बनी। इसलिए एक भौगोलिक जिम्मेदार मैंने ठीक है कहा कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं। चलिए, संसाधन बना गया, संसाधन से क्या समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
संसाधन से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। वातावरण में पाए जाने वाले सही पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है और हमारे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करे, संसाधन कहलाते हैं। परंतु संसाधन तभी कहे जाएंगे जब हमें उन्हें तक पहुंचाने की तकनीकी जानकारी, साथ ही उन्हें प्राप्त करने के उपयोग करने पर होने वाले खर्च वहन की क्षमता हो, श्रम शक्ति हो। परंतु इसके उपयोग में व्यापक समझ और सूझबूझ की आवश्यकता होती है। ठीक है, वातावरण प्रभावित क्षेत्र न होकर प्राकृतिक संसाधन सामंजस्य बना रहे हैं, तभी प्राकृतिक उदाहरण के नागपुर पठार में खनिज भंडार का दुर्भोग का कोई महत्व नहीं आता, ये खनिज पदार्थों का संसाधन बन सके। परंतु जब खनिज का महत्व समझा जा सके लगा और लोग अपनी कुशलता का प्रदान करें और निकालना आरंभ किया तथा उपयोग के लाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, खनिज संसाधन बन जाएंगे, जिससे छोटा नागपुर क्षेत्र के आर्थिक विकास का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ संसाधन के संरक्षण का क्या तात्पर्य है, ये संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का सृष्टिकर्ता नहीं, इसलिए मानव प्राकृतिक संसाधनों को पूंजी समझकर उपयोग करे। इसका तात्पर्य यह है कि संसाधनों का उपयोग कम से कम दुरुपयोग हो, उनकी कम से कम एक बर्बादी हो। मिट्टी जैसी संपदा और वता बनी रही, उसे निम्न क्रिया कटाव से बचाया जा जाए। वन संपदा को अत्यधिक उपयोग में लाए जाने पर पुनः स्थापना बल देना उनका संरक्षण कहलाता है। अतः संरक्षण से तात्पर्य है कि संसाधन अधिकाधिक समय तक लोगों के लिए आवश्यक की पूर्ति हेतु उपयोग हो। संसार की आबादी का बड़ा भाग कृषि पर आश्रित है और कृषि कार्य के लिए मानव भूमि पर मिट्टी का उपयोग करता है। इन साधनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि इनमें कोई कमी है तो उसे पूरा करके उपयोग बनाया जा सकते हैं। यदि वो बर्बाद हो रही है तो किस तरह उसका संरक्षण किया जाए। इसके लिए भूमि का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि मिट्टी के प्रकार के अनुसार फसलें उगानी चाहिए, ताकि भूमि की उत्पत्ति बनी रहे और मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट न हो। इस प्रकार जल संरक्षण, वन एवं प्राणी संरक्षण, खनिज के संरक्षण के लिए योजना और तथा मानवीय जगत के लिए संरक्षित कर सकते हैं। संसाधन योजना पर समुचित विवेकपूर्ण उपयोग में ही उनका संरक्षण है। संरक्षण तात्पर्य कदापि यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर न करें, उनकी संरक्षा की जाए, उनकी खर्च की आवश्यकता बावजूद उन्हें बचाकर भविष्य में रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा व्याख्या कीजिए। ठीक है, संसाधन मनुष्य की जीविका का आधारभूत जीवन गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन का सतत विकास का अवधारणा संसाधन प्राकृतिक है, उपहार है। अवधारणा के कारण मानव इनका अंधाधुंध दोहन किया जा सकता है, कारण पर्यावरण क्या समस्या उत्पन्न हो गई है। व्यक्तिगत लालच, लिप्सा और संसाधनों का दोहन संसाधनों का भंडार है। ठीक है, तो संसाधनों का विकास, विकास करने क्या है, मानवीय जो है जिससे विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जैसे भूमंडलीय तापीय ओजोन होने से पर्यावरण प्रदूषण, अम्ल वर्षा इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है, संसाधन के विकास का सतत क्या है, अवधारणा है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूप का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के आधार पर क्षेत्र में होते हैं, जिसके बदले में सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर और अन्य जायदाद संसाधन जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व है। पार्क, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि ऐसे संसाधन है जिन पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। दूसरा क्या है, सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय में अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग समूह के लिए सुलभ होते हैं और गाँव में चरण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि नैतिक क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन, सार्वजनिक पार्क और पिकनिक स्थल, ये सब क्या है, हमारा मस्जिद, मंदिर, द्वारा, गिरजाघर, सभी क्या है, सामुदायिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश के राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संस्थान राष्ट्रीय है। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के लिए भी कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन पर नियंत्रण राष्ट्रीय क्या तट रेखा से 200 एनएम दूरी छोड़कर महासागरीय संस्थानों को देश के अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का सहमति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वामित्व के आधार पर 7 नंबर, 8 नंबर, अभी 9 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर।
ठीक है 11th है और अभी और क्वेश्चन बाकी है आपका। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार का वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्णन कर निम्नलिखित है। व्यक्तिगत संसाधन, सामाजिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या है वो जानते हैं आप लोग, भूमि, मकान, बाग, बगीचे। सामाजिक संसाधन क्या है, जैसे गांव की सम्मिलित भूमि, चरण, ये सभी क्या है सामाजिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन जो राज्य के निवेश में आता है, सड़क, रेलवे लाइन, ये सभी क्या है सभी राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय जैसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन द्वारा 2000 किलोमीटर की दूरी पर खुले महासागर में सभी क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हमारा कहलाता है। भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को लिखे हैं। संसाधन नियोजन की एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाओं को क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। संसाधन नियोजन के सोपान को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सर्वेक्षण के मानवीय चित्र तैयार करना, संसाधनों का गुणात्मक मात्रात्मक आधार पर आकलन करना है। संसाधन विकास की योजनाओं को मूर्त रूप से लिए उपयुक्त प्रौद्योगिक कौशल एवं संस्था का नियोजन के रूप में तटरेखा करना। राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास की योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संसाधन नियोजन के लिए लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार का प्रथम पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास का संसाधनों की मांग अधिक तेजी से, यह बात आगे दिए गए कि विवरण में स्पष्ट की जाएगी कि प्रौद्योगिक विकास मानव से आज नए क्षेत्र में नई नई तकनीकी खोज निकाली। इस फलस्वरूप की उत्पादन की गति बढ़ गई है। आज उपभोग और प्रत्येक वस्तु का उत्पादन व्यापक स्तर पर होने लगा है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण साथ, ठीक है, वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं की मांग भी बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त उपयोग भी प्राकृतिक भी उपयोग करना चाहता है। इन सबके लिए अधिक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, अतः कच्चे की माल की प्रकृति के लिए हमारे संसाधनों में बोझ बढ़ गया है। आर्थिक विकास क्या है, आज संसार में आर्थिक विकास की होड़ हो गई है। विकास के राष्ट्रीय अपनी अर्थव्यवस्था का मजबूत बनाने में जुटे हुए इसके लिए अपने उद्योग विस्तार कर रहे हैं। आर्थिक विकास का प्राप्त धन दौलत और राष्ट्रीय वृद्धि उपभोग करना चाहते हैं। यह वृद्धि संसाधन उपयोग का करता है, अन्य भी किसी देश के पीछे नहीं है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका संसार औसत में 5 गुना पेट्रोलियम का उपयोग करता है। सच ये तो है कि प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक में अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग भी जरूरी है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन, ये भी बहुत क्वेश्चन आपका समझे तो भी आई है, ठीक है। शक्ति संसाधनों का संरक्षण कौन कौन से उपाय से किया सकते हैं, आप इसे कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। शक्ति संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, ऊर्जा का उपयोग में वित्तव्यापी ऊर्जा का उचित आदर्श न उपयोग होने के ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं होता है। दूसरा क्या है, ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज, ऊर्जा संकट समाधान नवीन ऊर्जा स्रोतों में निहित होते हैं। इसके लिए सुदूर द्रव्यदी प्रणाली का उपयोग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि ऊर्जा संभव नहीं उस संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जो बदले में ऐसे बात समाप्त होने वाले ऐसे वैकल्पिक संसाधन का प्रयोग किया जाए। जल विद्युत पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा के आदि है। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहे जाते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ऊर्जा संकट के वैश्विक समस्या जिसे विश्व के देशों में आपसी मतभेद बुलाकर सहयोग समाधान के लिए यूएन, ओपीईसी, डब्ल्यूटीओ, G8, ठीक है, देश में इस क्षेत्र के सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ऊर्जा का उपयोग हम अपनी जरूरत के हिसाब से करके विवेक वजह से उसका उपयोग न करके शक्ति के संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए अब आते हैं संसाधन के नियोजन से आप लोग क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, प्रकाश डालें, ठीक है। संसार में संसाधन का वितरण असमान रूप से फैला हुआ है। किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक, किसी क्षेत्र की आवश्यकता कम पाई जाती है। भारत में यह तो क्षेत्रीय विविधता और अधिक है, अतः पूरे देश में विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक माना था। मानव भौतिक जीवन जिसे अनेकों संसाधन समाप्ति के कगार पर जिस प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, यदि संतुलन नष्ट न हो तो मानव के अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए संसाधन नियोजन को आवश्यकता और भी बढ़ जाएगा। संसाधन नियोजन की कुछ प्रक्रिया निम्नलिखित है। जैसे पहला क्या है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधनों को पहचान करना। दूसरा हो गया
विकास के उपयोग को आधार के रूप में तैयार करना है। तीसरा सामूहिक, चौथा है कि समुचित विकास के लिए उचित तकनीक को अपनाना। पांचवा है मजदूरों और प्रशिक्षित करना और सही तकनीक का ज्ञान देना। राष्ट्रीय स्तर पर योजना और निर्धारण करना जिससे देश की आर्थिक समुदाय हो। और आगे जो है आपका नागरिक, राष्ट्रीय स्तर पर योजना और निर्धारण करना जिससे देश की आर्थिक समुदाय हो और नागरिक का कल्याण हो। तो ये हमारा संसाधन। और आगे चलिए, तो बच्चों ये आपका सेशन बहुत ही मजेदार रहा। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से देखना, एक दो बार स्किप करके देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया गया है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।